नमस्कार, मेरा नाम है राजीव अनुजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामियार जी के साथ। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। And if you haven't subscribed to the channel, please do so. Pradeep ji. When you click to that icon, subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Right, Pradeep ji. Without further ado, let's go straight across to our guests who've been waiting for some time. काफी देर से जरा wait कर रहे हैं. Can we go across to them, please? Let's go straight across to our guests. Aviral Malik साहब, नमस्कार. जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। जय जय श्री राम। जय हिंद, जय हिंद, जय जय श्री राम, जय सिया राम। डॉक्टर राकेश प्रजापति, हाउ आर यू सर? नमस्कार सर। आई एम फाइन फाइन सर फाइन। आप बताइए सर कैसे हैं? हम तो हमेशा ही ठीक रहते हैं सर। अपने को क्या है, मतलब क्या है सर? आप लोग हमारे शो में आ जाते हैं, आपसे बड़ी अच्छी बातचीत हो जाती है तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर। संजय द्विवेदी जी, आपको मिलकर के हमेशा बहुत खुशी होती है सर। द्विवेदी साहब क्या डिफेंड करते हैं उद्धव ठाकरे जी को, मजा आ जाता है सुन के। वंडरफुल। जय श्री राम, जय सिया राम सर, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब, आपने कुछ भेजा आज कि एक ब्यूरोक्रेट की वजह से कोई 17 जातियों की ऐसी की तैसी हो गई। नंबर एक वो आपने भेजा। दूसरी चीज क्या है कि महाराष्ट्र में एक समुदाय है जिसको दांगड़ समुदाय कहा जाता है। सुनने वाली बात है। डॉक्टर मलिक आप भी जरा सुने सर, क्योंकि इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय द्विवेदी जी आप भी जरा सुने, आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। दांगड़ समुदाय है जिससे अहल्याबाई होलकर, महारानी अहल्याबाई होलकर इंदौर की वो आया करती थीं। यह कहा जा रहा है कि मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यकरण में उनका जो पुतला वहां था, याद रखें, काशी का सौंदर्यकरण और काशी विश्वनाथ के लिए जितना काम महारानी अहल्याबाई होलकर ने किया होगा शायद किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो वो डील भी ऑलमोस्ट हो गई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो सामने वाली जो मस्जिद है वो आप हमें बेच दीजिए। मस्जिद के ट्रस्टी जो थे वो तैयार हो गए थे, फिर जो उस वक्त के नवाब थे अवध के, उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज तक चल रहा है काशी विश्वनाथ का मसला। तो राकेश प्रजापति जी, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वो पुतला जो है, स्टैच्यू जो है, उसको सिर्फ हटा करके स्टोर रूम में बड़े सेफ्टी के साथ रखा गया है और जैसे ही सौंदर्यकरण हो जाएगा, ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा, उसको वापस लगा दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने कुछ फुटेज रिलीज करी है, उन्होंने कहा कि वो तो तोड़ दिया है भाई। सर डॉक्टर प्रजापति प्लीज। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो एक शोषित, दलित, वंचित, पीड़ित एक समाज है जिसे Ouch. I think we just lost him. Can we get Professor Prajapati back on, please? आ गए वापस, आ गए जी। बोलिए सर, बोलिए प्रजापति साहब बोलिए। जैसे पाल समाज, धनगर समाज, बघेल समाज, गड़िया समाज है जी, इस इनका मुद्दा उठाया। अहिल्याबाई होलकर 1771 में इन्होंने एक मंदिर बनाया, मणिकर्णिका घाट बनाया। और आपने भी जैसा बताया कि बनारस में जितने भी घाट बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, वो सबसे ज्यादा अहिल्याबाई होलकर ने बनाए, सबसे ज्यादा अहिल्याबाई होलकर ने बनाए। और उस घाट को सही करने के नाम पर, भाई देखिए, जब घर में हमारे सफाई होती है, घर में हमारा इनॉग्रेशन होता है या कोई नए का रीस्ट्रक्चर होता है, कुछ भी नया काम होता है, तो हम पुरानी जो घर की चीजें होती हैं या और भी जो चीजें होती हैं उन्हें उठा करके सही सलामत सही जगह पर रख देते हैं। फेंक तो नहीं देते ना, नहीं फेंकते ना। लेकिन अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का इतना अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। अपमान तक तो ठीक था, फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि वो एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो प्रधानमंत्री के सामने सब लोग हाथ जोड़ रहे थे और हमारे योगी जी हाथ नहीं जोड़ रहे थे, वो भी एआई जनरेटेड है क्या? उसके अलावा भी अभी
उसी दिन की फिगर फोटो बाद में आई है, रिलीज हुई है कि केशव प्रसाद मौर्य जी अगली लाइन में बैठे हुए, मुख्यमंत्री जी तीसरी लाइन में बैठे हुए हैं। वो भी एआई जनरेटेड है क्या? मुख्यमंत्री जी, ये आपका तो अपमान हो रहा है लगातार, प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है लगातार। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस तरीके से लोगों का, पिछड़ों का, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जातियों का अपमान करेंगे तो एक दिन अपमान आपको भी सहना पड़ेगा, आपको भी सहना पड़ेगा। बताइए, अहिल्याबाई होलकर कहा यह जाता है कि अगर धर्म के क्षेत्र में बनारस में सबसे ज्यादा अगर किसी के व्यक्ति ने, किसी ने काम किया तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। Correct. अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है राजीव जी, आप लगातार वीडियो चलाई रहे कि जैसे ही पाल धनगढ़ समाज के लोग, गड़िया समाज के लोग, बघेल समाज के लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल तो बस एक सिस्टम हो गया है कि आप भाजपा की हस्से हस्से करते रहिए तो आप राष्ट्रभक्त हैं। जैसे ही आपने कोई भी काम अपने हक, अधिकार, अपने पीड़क, शोषण के खिलाफ आपने कर दिया, तुरंत ही आप देशद्रोही हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी डेफिनेशन बदल गई आज राष्ट्रभक्त की। राष्ट्रभक्त का मतलब है भाजपा का गुलाम होना, मोदी का गुलाम होना, योगी का गुलाम होना। ये राष्ट्रभक्त की डेफिनेशन कहां से आ गई भाई? राष्ट्रभक्त की डेफिनेशन अब क्या अहिल्याबाई होलकर को समझाएंगे आप कि राष्ट्रभक्ति कैसे होती थी, देशभक्ति कैसे होती थी, धर्म की भक्ति कैसे होती थी? आप बताइए, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? दूसरा, जो मैंने आपको राजीव जी भेजा है, मैं तो अब्दुल मलिक जी के साथ कई डिबेट में रहता हूं, आपके यहाँ भी रहता हूं और भी चैनलों पर रहता हूं, और भी चैनलों पर मैंने अब्दुल मलिक जी से पूछा है। आज मैंने वो भेज भी दिया है, अब्दुल मलिक जी को भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। सन 1957 तक, अब्दुल मलिक जी सुनिए, इस चीज को रखिए। आपके दो मंत्री हैं, संजय निषाद जी, अभी बैठे थे उनके साथ में, उल्टा चश्मा में, प्रज्ञा मिश्रा जी के साथ। जवाब नहीं बन रहा था संजय निषाद जी पर, जवाब नहीं बन रहा था, बगले झांक रहे थे। क्यों झांक रहे थे? क्यों? इसलिए झांक रहे थे कि समझने की बात यह है कि सन 1957, मैंने कई बार एविडेंस दे चुका हूं, सन 1957 तक अब्दुल मलिक जी कुम्हार, कश्यप, कहार, केवट, मल्ला, राजवर, बिंद, निषाद, ये जितनी भी जातियां हैं, जिन्हें 17 जातियां कहते हैं प्रजापति, ये अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट बनते रहे, इनके बनते रहे, लगातार बनते रहे। क्योंकि सन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ ना, तभी 1931 में ही एससी की जाति क्लैरिफाई हो गई और 50 से लागू हो गया उनका आरक्षण। और 57 तक एक विशेष व्यक्ति की कलम के कारण आज तक, आप सोचिए, 57 से लेकर के आज तक 43 साल वो और 26 साल ये होने जा रहे हैं, यानी कि 50 साल इन जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। 70 साल तक इन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। 17 साल हो गए प्रजापति, कश्यप, कहार, केवट, मल्ला, राजभर, बिंद, निषाद, इन लोगों को लाभ कब मिलेगा? आपकी सरकार तो संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों नेता तो इसी बात से बने हैं। आप पूछ लीजिए संजय निषाद किस लिए नेता बने। संजय निषाद आरक्षण की बात, मल्ला की बात कर करके, केवट की बात कर करके नेता बने। ओम प्रकाश राजभर, बिंद, निषाद, भर, इनकी लड़ाई को लड़ते हुए नेता बने। आज कुर्सी के लिए मलाई चाट रहे हैं, लेकिन जब कोई अच्छा पत्रकार मिल जाता है, उनके सामने इनका कुछ नहीं होता। भाई, तो हमारा वो हक कब मिलेगा? मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, हमारा हक कब मिलेगा? हमें तो अपना हक चाहिए, हम किसी की छीन नहीं रहे। हमारी रोटी पर, हमारी जो रोटी थी, उस रोटी पर किसी दूसरे ने कब्जा नहीं किया है। हम ये भी नहीं कह रहे कि दूसरे ने कब्जा किया। हमारी रोटी किसी की भूल की वजह से किसी की दूसरी के थाली में चली गई, हमारी रोटी तो वापस दिलवा दो। कब दिलवाओगे भाई, कब दिलवाओगे? आखिर कब जागेंगे आपके नेता? और फिर चलिए, अगर आपको ये नहीं लगता था 2018 में, आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही, मैं सर्कुलर है मेरे पास, आपको भी पता होगा, अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था, इन सबको दे दिया था लाभ। फिर भाई आप जो है क्यों नहीं कर पा रहे हो? अब कितने इंजन की सरकार चाहिए? डबल इंजन तो है आप पर, और कितने इंजन चाहिए?
भाई 2 इंजन से और तीसरा इंजन तो नहीं लगेगा ना कहीं। भाई अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए 2 ही सरकारें चाहिए, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश यहाँ से बना करके भेजेगा, केंद्र को लागू करना है। और सुनिए, आप भी पिछड़ी जाति से आते हैं, यूजीसी आ गया है साहब, बवाल मचा हुआ है देश में, बवाल मचा हुआ है। आहा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सालों तक हम लोगों का अधिकार छीने जा रहे हैं। आप भी पिछड़े ही समाज से आते हैं अब्दुल मलिक जी, आप भी पिछड़े समाज से आते हैं। आज तक अभी 2022 का, राजीव जी चूंकि बात हो गई है तो मैं थोड़ा समय ले लूंगा आज। बोलिए। अभी मैं परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। प्रदीप जी बस थोड़ा सा फिर पूछ लीजिएगा, फिर जो आप पूछेंगे बस थोड़ा सा मुझे सर बोलिए। परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उस रिपोर्ट में मुझे आश्चर्य हुआ। अब्दुल मलिक जी, बड़ा शर्मिंदगी की बात है। और विशेष रूप से मैं तो भाजपा में कार्य करने वाले पिछड़े दलितों के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आखिर आप ये बात कब उठाएंगे? क्या सेंट्रल नौकरी में समूह का वर्ग में ओबीसी के 67% पद खाली हैं। ओबीसी के 67% खाली, एससी के 57% खाली है। 57% खाली है। खा वर्ग में ओबीसी के 63% पद खाली है और एससी के लगभग 52% पद खाली है। ग्रुप सी गा में जो है, ग्रुप सी में ओबीसी के लगभग 61% पद खाली है और एससी के लगभग 51% खाली है। ग्रुप डी में लगभग ओबीसी के 54% पद खाली है और एससी के 52% पद खाली है। भाई लोगों, क्या कर रहे हो ओबीसी के और एससी के लोगों? भाजपा में बैठ करके अपने समाज को न्याय नहीं दिला पा रहे। अपने समाज को तो न्याय दिला दीजिए, अपने शोषित वंचितों को न्याय तो दिला दीजिए साहब। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। लेकिन एक और चीज भूल गए प्रदीप जी, एक छोटी सी बात, एक चीज आप भूल गए सर प्रजापति साहब। राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने दांगड़ समाज को कमिटमेंट दिया था, जैसी हमारी सरकार आएगी प्रजापति समाज को हम वापस शेड्यूल कास्ट में डाल देंगे। प्रजापति साहब बोलिए। जी, याद दिला दिया, क्योंकि सब चीजें कभी याद नहीं रहती हैं। अब्दुल मलिक जी, अभी मैं मिला भी था राजनाथ सिंह जी से पीछे जी, मिला भी था याद दिलाने के लिए, और उन्हें वो फरवा भी लेकर के गया था उन्हें कि साहब, आप तो दिल्ली के रामलीला मैदान, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा मैदान है, वहां पर हमने 15 फरवरी 2009 को आपको बुलाया था। आप उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उस समय आप छोटे मोटे कुछ नहीं थे। आप उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रह चुके थे और उस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपने वहां खड़े होकर के ये घोषणा की थी कि जब भी हमें मौका मिलेगा तब हम जो है आपकी संसूचित जाति की मांग को मानेंगे। भैया, अब कौन सा मौका चाहिए? उत्तर प्रदेश में आप, केंद्र में आप, फुल फ्लैश में आप जरूर, केंद्र में जरूर बैसाखियां जरूर है, लेकिन उन बैसाखियों का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है ना? तो भैया दे दीजिए। आप तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं ना। डॉक्टर प्रजापति साहब तो चलिए कई तरीके का वो एलिगेशन लगाते रहते हैं, उस एलिगेशन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप तो सबका साथ सबका विकास है, सबका विकास करिए ना। डॉक्टर प्रजापति साहब, ये सनातन को बदनाम करने का एक जबरदस्त साजिश है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे कि चाहे वो मणिकर्णिका घाट वाले प्रॉब्लम हो, अहिल्या बाई जी के मूर्ति, होलकर जी के मूर्ति हो, या माघ मेला हो जो शंकराचार्य का है, ये पूरे कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर किया जा रहा है सनातन धर्म का अपमान करने के लिए, सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए। ये योगी आदित्यनाथ जी का कितना सच्चाई है इसमें, ये कंट्रोवर्सी? यस जी, बस पहले एक प्रदीप जी, एक क्वेश्चन आपसे है। हाँ बिल्कुल। क्या अब मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं है? आप मानते नहीं मानते? बिल्कुल बोलिए ना। यस डॉक्टर प्रजापति, आप मानते, चलिए। यस
मैं ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा हाँ, हाँ। क्योंकि आजकल भाजपा जो है ना वो सर्टिफिकेट देने लगी है कि अब तो शंकराचार्य कौन है इसको भी डिसाइड योगी जी और मोदी जी करेंगे। इसको भी डिसाइड कौन करेगी? भाजपा करेगी। आज सनातन के लिए मैं बड़े उससे अदब से कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अपमान अगर सनातन का किसी पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। शायद कभी भी इतना अपमान शंकराचार्य की पदवी पर रहते हुए किसी भी शंकराचार्य का मतलब भारत में नहीं हुआ होगा जितना भाजपा की सरकार में हो गया। काश यही घटना समाजवादी पार्टी की सरकार में हो जाती तो क्या से क्या हो जाता इस देश के अंदर, क्या से क्या हो जाता इस देश के अंदर। प्रदीप जी, तो ये लेकिन समस्या इस बात की है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब भाजपा से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर इस देश में रहना है तो हिंदू बन करके। ये कौन सी नीति आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो दोनों कंट्रोवर्सी जो भी क्रिएट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नेचुरल है, वो अपने आप हो रहे हैं, ये सनातन धर्म के खिलाफ रचने वाले ये लोग नहीं है। यू आर नॉट। प्रदीप जी देखिए, जहां तक जो माघ मेला चल रहा है उस मेला में वो पालकी के साथ जाना चाहते थे, बस विवाद इतना ही तो है, इसके अलावा तो कोई विवाद नहीं है। और वो पालकी है क्या? एक ठेला जैसे बोलते हैं ना, गांव ठेली बोलते हैं, महाराष्ट्र में शायद उसे, मुंबई में कुछ और बोलते हैं उसे, हमारे यूपी में तो उसे ठेला बोलते हैं, ठेला जिस पर फल वगैरह बेचते हैं लोग, 4 पहिए वाला, वो ठेली उतनी बड़ी है, वो उतनी बड़ी है उस। और माघ मेले में हजारों ठेले लगे हुए हैं, हजारों की संख्या में ठेले, हजारों नहीं, हजारों तो कम बता रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा ठेले लगे हुए। अरे एक ठेली चली जाती उससे क्या बिगड़ जाता, लेकिन योगी जी का स्वाभिमान गिर जाता, क्योंकि योगी जी बहुत बड़े संत हो गए। अब इस देश में शंकराचार्य कुछ नहीं है, योगी जी बहुत बड़े संत हैं। ये जो सनातन का डाउनफॉल हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। इतना डाउनफॉल भारतीय जनता सनातन धर्म का कभी नहीं हुआ। कभी भी शंकराचार्य हट पर नहीं बैठे। आज अगर हट पर बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत बैठे। ये दुरुस्त बात है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देयर आर ओनली 4, एक्चुअली देयर आर 4 ऑफिशियल सीट्स ऑफ द शंकराचार्य। 4 आधिकारिक शंकराचार्य हैं। श्रृंगेरी शारदा पीठम वो साउथ में है, गोवर्धन पीठ जो है वो पुरी में है ईस्ट में है, द्वारका पीठ जो है वो पश्चिम में है, और नॉर्थ में ज्योतिर्मठ है जिसके शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। ये 4 सीट्स जो हैं, दीज आर दी ऑफिशियल ओरिजिनल सीट्स। तो अविरल मलिक साहब, इसमें कंट्रोवर्सी कहां से आ गई, जरा बताइए ना सर प्लीज। क्या, हाउ, व्हाई, बोलिए ना सर प्लीज। जी देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके से भगवान पूज्य शंकराचार्य जी का, तो निश्चित रूप से हम उनका मार्गदर्शन कल भी लेते रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, भविष्य में भी लेते रहेंगे। और जहां तक एक तरीके से अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक बयान की, ऑफिशियल स्टैंड की, तो उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एएनआई और आईएनएस को जो एक वक्तव्य दिया है अपना, उसमें बिल्कुल मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया मीडिया एजेंसीज के माध्यम में और पब्लिक डोमेन में स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भगवान पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस विषय का एक प्रकार से समापन हो, इसकी एक प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की है शंकराचार्य भगवान से। और उसके साथ साथ ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है जितने भी लोग इसमें शामिल रहे होंगे, जितने भी लोगों के इसमें नाम आएंगे, जांच के पश्चात सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी अधिकारी बाहर रहे हैं सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, जिसका भी दोष उसमें साबित होता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस मुद्दे को राजनीति में घसीटने का, मैं समझता हूँ वो पूर्ण रूप से गलत है। और रही बात माफी की, जिस प्रकार से पूज्य शंकराचार्य जी माफी का विषय बात कर रहे हैं, वो माफी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अर्थात हमारे से या सरकार के लोगों से
या एक तरीके से हम लोगों से किसी रूप में माफी वो नहीं चाहते हैं। वो माफी अगर चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं, प्रशासन के लोगों से चाहते हैं। और निश्चित रूप से जहां तक विषय कठोरतम कार्रवाई का, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और रही बात पूज्य शंकराचार्य जी की, तो निश्चित ही वो बहुत वरिष्ठ संत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और किसी अधिकारी की, किसी आईपीएस की, आईएएस की, पीपीएस की, पीसीएस की इतनी हैसियत ना थी, ना है, ना होने दी जाएगी कि वो किसी प्रकार से वरिष्ठ संत का अपमान करें या किसी एक आम नागरिक का भी अपमान करें। क्योंकि अगर अधिकारियों की बात कर ली जाए, वो तनख्वाह लेते हैं और टैक्स पेयर के एक तरीके से जो टैक्स है उससे निश्चित रूप से उनकी तनख्वाह, जनता के पैसे से उनकी तनख्वाह जाती है। उनका अधिकार नहीं है कि हमारे वरिष्ठों का अपमान करें। सर एक सेकंड सर, ऐसा है, दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल आपसे है। अभी तक क्या था कि यही सेम शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ, वो क्या है कि सर बद्रीनाथ के, वो क्या है कि जब तक अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, तब तक बहुत अच्छे थे। अब जैसे ही उन्होंने आपसे सवाल पूछने शुरू कर दिए, अब उनके खिलाफ न जाने क्या क्या अभियान शुरू हो गया। तो सर मुझे लगता है देयर इज बिट ऑफ अनफेयरनेस देयर, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि एक बैलेंस होना चाहिए ना सर। जो रिलीजियस हेड्स हैं, जो आदि शंकरा, जिन्होंने बाय द वे, जो शायद आपको मालूम होगा आज की तारीख में गुप्त नवरात्रि चल रही है, महाविद्याओं की ज्यादातर जो मंत्र हैं, इंक्लूडिंग द तांत्रिक विद्या, दे हैव ऑल बीन कंपोज्ड बाय आदि शंकरा हिमसेल्फ। टुडे आई थिंक प्रदीप जी इज द 5th डे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 5वां दिन है, 5वां दिन है गुप्त नवरात्रि का, माघी नवरात्रि का 5वां दिन है सर आज। सर प्लीज इसको आप पॉलिटिकली मत लीजिए, प्लीज बोलिए सर। अविरल मलिक साहब जी देखिए, बिल्कुल इस विषय को मैंने स्पष्ट कर दिया। एक तरीके से संतों के सम्मान का, तो संतों का सम्मान कल भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, डंके की चोट पर रहेगा, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार संतों की सरकार है, संतों की पार्टी है, संतों के मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ कोई भी किसी प्रकार से किसी अधिकारी की इतनी हैसियत न थी, न होने दी जाएगी जो शंकराचार्य जी का अपमान करे। और अगर किसी ने किया है, जो भी लोग उसमें शामिल रहे हैं, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है। और रही बात जहां तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूज्य शंकराचार्य जी से मिले थे एक पारिवारिक कार्यक्रम में अंबानी जी के, तो उन्होंने तत्काल पैर छुए और शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद के साथ साथ आशीर्वाद स्वरूप अपने गले से एक माला निकालकर भी जिस प्रकार से देने का काम किया आशीर्वाद स्वरूप माननीय मोदी जी को, वो भी सबने देखा। और रही बात जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारा पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के अधिकार की बात करने वाली पार्टी है, गरीब की बात करने वाली पार्टी है, रोजगार की बात करने वाली पार्टी है, संतों के सम्मान की बात करने वाली पार्टी है। और यहाँ पे प्रजापति जी मौजूद हैं, ये बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ओबीसी की बात हो, एससी की बात हो, एसटी की बात हो, तो इनका सम्मान अनिवार्य है और इक्वल राइट्स मिलने अनिवार्य हैं। और इक्वल राइट्स निश्चित रूप से मिलने चाहिए, मिलेंगे, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का, वो अपना विषय रखें, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है अपना वक्तव्य रखने का। और जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का, तो निश्चित रूप से अगर बात करें डॉक्टर मलिक, द पॉइंट इज कांग्रेस इन महाराष्ट्र वो भी ऑब्जेक्शन उठा रहा है, जिस प्रकार अहिल्या भाई होलकर जी के मूर्ति की कंट्रोवर्सी है। यहां पर होलकर समाज महाराष्ट्र से गए थे, वहां गए थे और वहां के पूरे वीडियो फुटेज उन्होंने निकाल कर सामने रख दिया कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? लोग बिलीव करते हैं सनातन के रक्षा करने के लिए, ठीक है, योगी जी है, सामर्थ्य है, बट ये चीज का हकीकत क्या है लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर मलिक जी नहीं, देखिए हम तो निश्चित रूप से गृहस्थ संत लोग हैं, और जहां तक परंपराओं का मानने का विषय है, तो परंपराओं को किस प्रकार से फॉलो किया जाए, इसकी हमेशा से हम चिंता करते रहे। मैं अपनी निजी बात भी अगर बता दूं, तो मैं भी स्वयं हर मंगलवार का व्रत रखता हूं। उसके साथ साथ भगवान श्री राम का हम सब पुजारी हैं, भगवान हनुमान जी के हम सब पुजारी हैं। और जहां तक विषय है एक तरीके से पूजा पाठ करने का और एक तरीके से नॉनवेज और वेज का, तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, इस बात को कह रहे हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से हम सब भारतीयों का है, तो निश्चित रूप से सभी भारतीय होलकर जी के मूर्ति का कंट्रोवर्सी
करते रहेंगे। मूर्ति का कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा एक इशू हो गया महाराष्ट्र में, बिकॉज धनगर समाज जो होलकर अहिल्या बाई होलकर जी के समाज है, वो एक बड़ा क्वांटिटी में बहुत जबरदस्त उनका एक रिसेंटमेंट है कि ये क्या हो गया, गलत हो गया, और हमेशा हमेशा अपेक्षा नहीं था कि वहां पर होगा। को किसी रूप में ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। उनका सम्मान अनिवार्य है, अनिवार्य था, अनिवार्य रहेगा। उनके सम्मान को किसी रूप में ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। और रही बात सम्मान की, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान करने वाली पार्टी, और हर समाज का सम्मान होना चाहिए, और विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी का और पिछड़ों का सम्मान, निश्चित रूप से उन्हें इक्वल राइट्स मिले, संवैधानिक अधिकार मिले, इसकी हम लोग चिंता करते रहे और करेंगे। और प्रजापति जी जो बात कह रहे हैं, इससे अगर ये जो नॉन पॉलिटिकल ये बात कह रहे हैं, उससे मैं एग्री करता हूं। अगर जो इनकी सामाजिक बात है, सामाजिक राय है, तो निश्चित रूप से इसका सोल्यूशन तो सिंपल है ना, हम देने का काम करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर प्रजापति और संजय द्विवेदी जी। संजय द्विवेदी जी अभी पीएचडी नहीं है, हो जाएंगे मुझे लग रहा है। आप लोगों की कंपनी में रह के ये भी पीएचडी कर लेंगे बहुत जल्दी। सर आपसे मैं पूछ रहा हूं, सर इसका सोल्यूशन तो एक सिंपल है ना, जहां पर भी आपने स्टोर किया है महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का की मूर्ति जो है, वो दिखा दीजिए। उसमें क्या है, 1 सेकंड लगता है सर। किसी भी सब पार्टी के जितने लोग हैं, जैसे डॉक्टर राकेश प्रजापति हैं, कांग्रेस के जो हैं, आप हो गए, बाकी सब हो गए, वहां चले जाइए, देख लीजिए कि भाई ये है, और इस स्टैचू को हम इस तरीके से रिस्टोर कर लें, क्योंकि 200 साल पुराना स्टैचू है। सो वी आर जस्ट रिस्टोरिंग इट। उसमें प्रॉब्लम क्या है सर, आप बताइए ना प्लीज डॉक्टर मलिक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें किसी रूप में समस्या नहीं है। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में रहेंगी, और पब्लिक डोमेन में लाने का काम पूर्ण रूप से किया जाएगा। और जो आपका विषय है, निश्चित रूप से चिंता का, अगर जिस प्रकार सवाल उठा रहे हैं, चिंता अपनी व्यक्त कर सकते हैं। और जहां तक विषय समाज के सम्मान का, तो किसी प्रकार सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी, हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड। तो जो सवाल आपसे प्रजापति जी ने पूछा था, इसके पहले कि मैं संजय द्विवेदी साहब के पास जाऊं, कि भाई राजनाथ सिंह जी ने वादा किया, जनाब योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया, तो वो वादा कब फुलफिल कर रहे हो सर? वापस लाओ ना, एससी लिस्ट में कब लेकर आ रहे हो सर? 1957 तक तो थे। एक कोई भाई साहब थे वहां पे उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, उनकी कलम के तहत मतलब गुड मॉर्निंग हो गई, और वो किसने करवाया होगा? आई कैन सस्पेक्ट प्रजापति साहब उनका नाम नहीं लेंगे, मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं है। यही गोविंद बल्लभ पंत हुआ करते थे। सर नमस्कार, हो सकता है प्रजापति साहब को शायद पसंद ना आए, मैं आपको बोल रहा हूं, इन्होंने उठा करके इनको डाल दिया ओबीसी में। मैं फिर बोल रहा हूं सर, वापस करिए, क्यों नहीं कर रहे हो सर? द होल प्रजापति समाज इतना बड़ा है, आपको तो मालूम भी नहीं होगा कौन कितने लोग प्रजापति समाज में आते हैं, सब आपके साथ हो जाएंगे। बोलिए मलिक साहब। एक तरीके से जहां तक विषय प्रजापति समाज का, निश्चित रूप से सम्मानित समाज है, मेहनती समाज है, मेहनत करने वाले लोग हैं। और एक तरीके से अगर आगे बढ़ने की दौड़ की बात कर ली जाए, पदों की दौड़ की बात कर ली जाए, तो निश्चित रूप से वो पीछे रह गए। जिस प्रकार से प्रजापति जी एक तरीके से चिंता व्यक्त करते हैं, तो आगे किस प्रकार से बड़े राजनीतिक रूप से मजबूत किस प्रकार से हो, तो ये हमारी निश्चित रूप से चिंता है। इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। हमारी सरकार और रही बात जहां तक एक तरीके से ये है कि जी मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि योगी आदित्यनाथ जी को आप खुद लिखिए एज वन ऑफ द चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी एंड अ सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी, और बोलिए भाई इस पे निर्णय लीजिए। आप पहले निर्णय ले चुके हैं, उस निर्णय को सिर्फ लागू करना है। मैं वही चीज कह रहा हूँ राजीव जी। देखिए राजीव जी, मैं उसी चीज पे आ रहा था। बोलिए सर। वायदे बहुत किए हैं, हमने वायदे बहुत किए हैं, बहुत सारे हमने वायदे किए हैं, और हर वायदे को पूर्ण करने में निश्चित रूप से समय लगता है और समय लगेगा, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। लेकिन हर वायदा पूरा होगा, हर वायदे को पूर्ण करने का काम हमारी पार्टी करेगी, ये इस चीज से हम संकल्पबद्ध हैं। और जहां तक विषय वायदों का, समस्याओं का, हर विषय का समापन एक दिन में नहीं हो सकता, इसीलिए समय लगा। सरकार दर सरकार हमारी आई, 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई, उसके बाद 2019 में सरकार आई, फिर 2024 में सरकार आई। अब भी निरंतर फैसले जारी हैं, वादों को पूर्ण करने का काम जारी है। 370-35 को हमने हटाया, जो एक दिन का काम नहीं था। तमाम सारे फैसले के सरकार ने लिए, राज्य सरकारों ने लिए। तो सभी फैसलों निरंतर ये सर वी बिलीव यू। प्रदीप जी, संजय द्विवेदी साहब, द्विवेदी जी वी बिलीव यू सर। फडणवीस समझ रहे हैं, संजय जी समझ रहे हैं, द्विवेदी जी समझ रहे हैं। अब वो बहुत समझ रहे हैं। द्विवेदी साहब, बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस जी के हैं डावोस में 30 लाख करोड़ का एमओयू साइन करके आ रहा है, 40 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं।
मगर आप लोग आलोचना कर रहे हैं, पिकनिक पे गए, यहाँ के महाराष्ट्र के एमओयूज यहाँ पर साइन कर सकते थे, डावोस जाने की जरूरत क्या है? लोढ़ा साहब के साथ दोनों के साथ मिसेस फडणवीस और फडणवीस जी दोनों वहां पर जाके पिकनिक मना रहे। आप 40 लाख जॉब्स यहां पर क्रिएट करो द्विवेदी साहब, और आप मजाक बना रहे हो उस चीज का। द्विवेदी जी सर, हम मजाक बना रहे हैं कि ये लोग भाजपा वाले मजाक बनाते हैं सर। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, महंगाई भगा देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, 55 रुपए डॉलर का रेट है वो और कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल का दाम जो है 35 रुपए कर देंगे, गैस सिलेंडर का दाम 300 रुपए कर देंगे। हमने थोड़ा ना वादे किए थे सर, ये तो वादे इन्होंने किए थे। एक ही वादे पूरे हुए, बता दीजिए मुझे। हमने ज्ञापन दिया था माननीय महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को कि बाला साहब को, हिंदू सम्राट बाला साहब को भारत रत्न दिया जाए। मैं राज्यपाल से भी मिला, माननीय राजनाथ सिंह से मिला, और प्रधानमंत्री जी का उस पर लेटर भी आया माननीय मोदी जी का कि ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन आज तक क्या दिया? आज तक दिया हो मुझे बता दीजिए। क्योंकि ये सरकार जो है, सरकार इसके लिए नहीं आई है ना, ये सरकार आई है पार्टियों को खत्म करने के लिए, कांग्रेस को मिटाने के लिए। अब आप देखिए, जिससे गठबंधन ही करते हैं, 30 साल तक हमने गठबंधन किया, बहुत अच्छी माननीय मोदी जी के हमारे इतना अच्छा काम किया, ये किया, हम बड़ा उनके सामने क्या भारत दे पाए? नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? नहीं देना चाहते हैं, बस प्रशंसा करना चाहते हैं। आप ये देखिए, इसके अलावा एक चीज और देखिए, जितनी पार्टियों ने गठबंधन किया देश की भारतीय जनता पार्टी से, सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ बिहार का। बिहार में रामविलास पासवान की डेथ हुई, इनके बाद उनके चाचा से गठबंधन कर लिया। चिराग पासवान जी बेचारे हनुमान जी बने, नीतीश कुमार जी का विरोध करते रहे। इसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो चाचा जी गायब हो गए सर। चाचा जी गायब होने के बाद अब चिराग पासवान जी आ गए, मंत्री बन गए, उनके सांसद भी हैं, विधायक भी बन गए उनके। मायावती से गठबंधन किया, उनकी हालत देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। पीडीपी से गठबंधन किया जम्मू कश्मीर, उनकी हालत देख लीजिए। जेजेपी से गठबंधन किया, उनकी हालत देख लीजिए। अकाली दल से गठबंधन, उनकी हालत देख लीजिए। सिर्फ एक जो टकराव दे रहे हैं, जो टक्कर दे रहे हैं माननीय उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी भी तोड़ दी। बड़ा भारी जो कार्ड था जो माननीय बाला साहब ठाकरे का, मोदी जी को उन्होंने उतारा, बड़े ढंग से उन्होंने उतारा। 30 साल से गठबंधन में थे उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने मुख्यमंत्री का लालच दिया। अगर ये कहते था हमने नहीं बुलाया एकनाथ शिंदे को, तो मुख्यमंत्री का लालच क्यों दिया? पार्टियां, कांग्रेस भी टूटी, शरद पवार जी टूटे, कांग्रेस भी इंदिरा गांधी जी भी टूटी थी, ममता बनर्जी टूटी, लेकिन वो जाके किसी दूसरी पार्टी में जाके तुरंत मुख्यमंत्री नहीं बन गए 10 दिन बाद। इसके मतलब आपने उनसे गद्दारी करवाई, पहले सीबीआई ईडी लगवाई, इसके बाद आपने पार्टी तोड़ दी। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के ऊपर एहसान किया। तो जो इस तरह की पार्टी देश में है, उससे आप सोचें कि वो माता अहिल्याबाई का समर्थन करे या SC ST देखे या कुछ और देखे। उनका एक सूत्री कार्यक्रम इस देश में आ गया है 2014 के बाद। देखिए, मुझे वो भी दिन याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक सांसद कम था और उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने, वो चाहते अटल बिहारी वाजपेयी, उनको तो पैसे भी नहीं देने पड़ते किसी, वो तो ऐसे ही किसी को कह देते तो उनके साथ दे देता, एक सांसद उनका पूरा हो जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां, सिद्धांत और जो नियम कायदे थे वो अटल बिहारी वाजपेयी निभाए। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? जहां जहां मौका मिला, जहां जहां देखा कि साहब हम पार्टी तोड़ के सरकार बना सकते हैं, जहां जहां देखा होगा आप देख लीजिए। हम तो नाम लेना चाहें, मेघालय, तमाम राज्यों के नाम है, उत्तराखंड ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, तमाम, पश्चिम बंगाल है, आपका असम है, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके विधायक तोड़े, 2 पार्टियां तोड़ी और अपना सरकार बनाई। तो क्या श्री राम को मानने वाले, श्री राम को भक्ति करने वाले, श्री राम के मंदिर की बात करने वाले क्या इस तरह काम करते हैं? इस तरह ताना से ही मनाते हैं? उनको तो पहले देखना चाहिए था कि डॉलर का दाम 95 रुपए ना हो, 95 रुपए ना हो, महंगाई ना बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम हमारे 100 रुपए से 55 रुपए रहे, 50 रुपए रहे, गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए ना हो, 250, 300, 400 रुपए हो, पहले सब्सिडी ना दे। आज सब्सिडी नहीं मिल रही किसी को, तो दाम 1000 रुपए हो गए। तो यही चीजें जो आप देखिए, ये चीजें जो दिखाई पड़ रही देश में, इससे क्या लाभ मिल रहा? आप कह रहे साहब कि इन्होंने MOS किया, जब से पहले एकनाथ शिंदे बने थे महाराष्ट्र के,
इसके बाद आपके बने देवेंद्र फडणवीस जी बन गए, कितने एमओ सिग्नेचर हो गए, और उत्तर प्रदेश में कितने एमओ सिग्नेचर हुए आप उठा के देखिए, कितने काम हुए, कितने लाख करोड़ नौकरियां मिल गई, ये भी आप देख लीजिए। 25 लाख नौकरी की बात कही थी, 25 लाख नौकरी में अभी तक कितनी नौकरी मिल गई आप निकाल के देख लीजिए आज का डाटा। तो ये चीजें जो है ये सर, क्या नौकरी की है? definition ये change हुई है। देश की जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए, देश की जनता के सामने बातें करने के लिए। इससे पहले क्या प्रधानमंत्री नहीं हुए? भाई मनमोहन सिंह थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए जिसका लाभ आज भी सरकारों को मिल रहा है, और उन्होंने कभी प्रशंसा तो अपनी नहीं की, ना उन्होंने कभी कहा। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री में युद्ध हुए, युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान को पछाड़ दिया, लेकिन क्या है आज क्या हो रहा है? आज सुई से लेके हवाई जहाज जिस देश में बन रहे हैं, तो क्या माननीय मोदी जी की वजह से बन रहे हैं क्या, या मोदी जी ने इसमें काम किया? देखिए आप काम करिए, लेकिन काम दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। अब चुनाव आयोग देख लीजिए आप, चुनाव आयोग जिसको संविधान का पता नहीं, कुछ नहीं पता, बस विधायकों के बल पर उन्होंने पार्टी तोड़ दी। तो चुनाव को तो नियम निकाल देना चाहिए भैया, पहले विधायक जिता के लाओ तब पार्टी बनाना, आप संविधान बनाना। द्विवेदी साहब, चुनाव में जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। चुनाव आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त हैं, उनको ऐसे कर दिया है सब, उन पे आप कार्रवाई नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे जी का कहना है, द्विवेदी साहब, क्या मंत्री भी तमाम आपके ऐसे? द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे जी बंधने बांध दीजिए, एकनाथ शिंदे जी बंधने बांध दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को बांध दीजिए, सबको बांध दीजिए, अजीत दादा पवार को बांध दीजिए। उनके लड़के ने 1800 करोड़ जमीन जो थी वो खरीद रहे 300 करोड़ में। एकनाथ शिंदे परिवहन मंत्री थे, उन्होंने परिवहन घोटाला किया, मैं तो घोटाला ही कहूंगा, उसकी जांच देवेंद्र फडणवीस जी करवा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं भाई? क्या क्या दिखाना चाहते हैं? आज भुजबल साहब को भी क्लीन चिट मिला है, भुजबल साहब को क्लीन चिट दे दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। बोले आप हॉनेस्ट हो, ईमानदार आदमी हो, आप कैबिनेट में है, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ है, क्लीन चिट। ये भी हो गया, आज ही कोर्ट ऑर्डर आ गया एक्विटल का, क्लीन चिट भुजबल जी को। प्रदीप जी मैं यही तो बता रहा हूँ ना, जो इनके साथ में है भाई उद्धव ठाकरे, अगर इनकी भक्ति, इनकी गुलामी सब सहन कर लेते तो इनको पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उद्धव जी को सैल्यूट करता हूँ और महाराष्ट्र की जनता को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने कम से कम गुलामी से स्वीकार नहीं की, न इनकी दास्ता स्वीकार की। अरे गुलाम थोड़ी ना है, हम भी पार्टी चला रहे, तुम कितना भी जोर मार लो, कितना भी जोर लगा लो, लेकिन उद्धव ठाकरे को आप खत्म नहीं कर सकते। ये लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि उनके साथ महाराष्ट्र की जनता है। ठीक है हम कुछ सीटें कम लाए या ज्यादा लाए वो अलग मैटर हो सकता, लेकिन आप खत्म नहीं कर सकते हमको। शिंदे साहब बोले आप खत्म हो गए, एकनाथ शिंदे जी बोले कि उद्धव ठाकरे जी खत्म हो गए, पूरे महाराष्ट्र में आपका जबरदस्त हार हो गया। द्विवेदी जी सुनिए, पूरे महाराष्ट्र में आपका हार हुआ है, पूरे कोंकण जो बाला साहब ठाकरे जी का एक जबरदस्त वर्चस्व था वो पूरे कोंकण में आप साफ हो गए। आप सिर्फ मुंबई में थोड़ा लिमिट तक है, कल्याण डोम भी नहीं चले, यहां तक के जो बचे कुचे हैं वो भी ऑपरेशन टाइगर के माध्यम से वो भी फूट के डेवलपमेंट के नाम पे एकनाथ शिंदे जी को जोड़ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे जी का वारिस हूं, यही झंडा लेके आइडियोलॉजी लेके मैं आ रहा हूं, और लोग जुड़ रहे और परफॉर्मेंस जबरदस्त था एकनाथ शिंदे जी का। द्विवेदी साहब इसको नकार नहीं सकते। 60 पार्षद हमारे तोड़ लिए थे बीएमसी में, पिछले उसमें 60 पार्षद तोड़ लिए थे। कितने पार्षद उनके जीते? टोटल हमारे जो पार्षद 84 पार्षद थे उसमें इन्होंने तोड़ के 60 पार्षद अपनी तरफ मिला लिए थे, पार्षद चले गए थे। क्या हुआ रिजल्ट देख लीजिए आप। अगर हम कोंकण में हारे हैं तो जरूरी नहीं है हम ज्यादा अंतर से हारे हैं। हार जीत तो, चूंकि हार जीत तो हमारे जनता का आशीर्वाद है ना, होता है कम वोट मिला उस जगह पे हम हार गए हो, तो हार जीत से आकलन ही नहीं लगाना चाहिए कि हम खत्म हो गए। हार जीत तो भाई बीजेपी 2 सांसद थे, धीरे धीरे कांग्रेस का विरोध करते पार्टियां बनाते आज इतने भी आगे 240 पे आ गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अगर लड़े ना हम आगे ना बढ़े। अरे हम तो इस सैनिक हैं, 80% समाज सेवा, 20% राजनीति हमारे आत्मा में, हमारे दिल में, हमारे खून में है। हमें कोई शौक थोड़ी ना है। अगर जनता चाहेगी तो हमारा मेयर बन जाएगा। भाई पहले भी हमारा मेयर 84 से है, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे जी ने पहले अनाउंसमेंट कर दी, एकनाथ शिंदे ने वो भी काम खत्म कर दिया। सर संजय राउत जी ने अनाउंसमेंट कर दिए। अब देख लीजिए बीजेपी हमारा मेयर बनाएगी। संजय द्विवेदी जी मुंह ताकेंगे सिर्फ बैठ के, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी दास्ता स्वीकार करने की, गुलामी स्वीकार करने की। उद्धव ठाकरे गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, बहुत स्पष्ट बात है। संजय द्विवेदी जी चुप करेगा। संजय द्विवेदी जी, संजय राउत जी ने पहले से ही बोल दिया है
कि भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर बनने वाली है, जो भी बने, वो उनका समर्थन करेंगे, यानी उद्धव ठाकरे जी भी एनडीए का समर्थन करेंगे बीएमसी में। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है संजय राउत साहब की, ये भी आपको बता दूं। हाँ, तो इससे ये हो गया कि एक नाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। अब एक नाथ शिंदे जो है, जो सोच रहे 2.5 साल वाला, 3 साल वाला जो खेल खेल रहे थे एक नाथ शिंदे, वो खेल खत्म हो गया भाई। 2014 में एनसीपी ने कितना विरोध एनसीपी था शरद पवार जी से, 2014 में भारत समर्थन दिया था इनका, भारतीय जनता पार्टी का। हम तो बाद में शामिल हुए थे ना, बाद में शामिल हुए थे, लेकिन एनसीपी ने समर्थन करके उनकी सरकार बना दी थी। भारत समर्थन करके अब देखिए उन्हीं की पार्टी तोड़ दी। इनके संग जो अच्छा करेगा, इनके साथ जिसने अच्छा किया, वो समझ लो इनके लिए किरकिरी बन गया। शरद पवार जी ने इनकी सरकार बना दी 2014 में, तो किरकिरी हो गई समझ लीजिए, तोड़ दी। और उद्धव ठाकरे की पार्टी, बाला साहब की पार्टी तोड़ दी। प्रजापति साहब भारत तक क्यों नहीं दे पाए? राकेश प्रजापति साहब और डॉक्टर अविरल मलिक, जिसके आप घोर विरोधी थे। संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, आपकी बात आ गई सर। उनको देने में क्या दिक्कत है? दुरुस्त बात। देने में क्या दिक्कत है आपको जी? भारत, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं देंगे भाई? क्योंकि कोई राज ठाकरे जी, राज ठाकरे जी एक नाथ शिंदे जी को सपोर्ट कर रहे हैं केडीएमसी में। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में राज ठाकरे जी एक नाथ शिंदे जी को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर लोकल लेवल पे चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो नहीं एक नाथ शिंदे को शर्म आनी चाहिए ना सर, ऐसा नहीं होता है। पार्टी राज ठाकरे के साथ ऐसा नहीं होता है। इन्होंने गठबंधन करके गलती की है, उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, तो अब अपमान नहीं हो रहा क्या? मतलब यही तो बताना चाह रहे हैं, इससे कि चित मेरी पट मेरी अंटा मेरे बाप का। जब सर, जिससे फायदा होगा ले लेंगे। सर, चिराग पासवान से फायदा हुआ, चिराग पासवान को ले लिया। सर, लोकल लेवल की पॉलिटिक्स के बारे में उत्तर प्रदेश में वही हालत है। अगर आप महाराष्ट्र के बारे में कुछ पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केडीएमसी में एक नाथ शिंदे जी ने राज ठाकरे जी का समर्थन इसलिए लिया है कि वो बीजेपी के साथ समर्थन नहीं करना चाहते। क्या है कि लोकल लेवल पे चलता है, कांग्रेस की मुस्लिम लीग के साथ भी के साथ भी अलायंस हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं, होता रहता है ऐसा। लोकल लेवल पे होता है सर। नहीं कह रहा हूं आपसे समर्थन किसी से भी लें, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि जो विरोध करते हैं, चाहे जेजेपी संघ चुनाव हरियाणा में अलग अलग लड़ा, लेकिन जब मतलब आया तो सरकार बना ली। चाहे एक नाथ शिंदे तो मतलब ही है, वो तो मुख्यमंत्री बनने आए थे, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, गद्दारी करके मुख्यमंत्री चक्कर में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज बीजेपी समर्थन नहीं लेने जा रहे, क्यों नहीं समर्थन लेने जा रहे? मैं तो आपको सीधा बोल रहा हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। एक नाथ शिंदे जी के काम के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता अभी, भले ही पॉलिटिकली चलिए ठीक है। बाला साहब ठाकरे को छोड़ करके वो तो नारायण राणे जी भी छोड़ के गए, छगन भुजबल साहब भी छोड़ के गए, गणेश नायक भी छोड़ के गए, यहां तक कि आनंद दीघे साहब जो थे वो भी बार बार बगावत कर लिया करते थे बाला साहब के खिलाफ। और तो और छोड़िए, मैंने जो ये नाम लिए, छगन भुजबल साहब, जनाब नारायण राणे साहब, जनाब गणेश नायक साहब, ये तो बाला साहब ठाकरे के खिलाफ इन्होंने बगावत करी है, उद्धव जी के खिलाफ नहीं करी है, और आज भी विराजमान है सब लोग। सर पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन आखिर तक ये भी आपको बता दूं, भले वो गणेश नायक हो, भले वो छगन भुजबल साहब हो, सब लोग बाला साहब ठाकरे की उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे और आज तक करते हैं, ये भी आपको बता दूं मैं। एनीवे, लेट मी गो टू प्रोफेसर प्रजापति एंड बिफोर आई गो, सर, जेंटलमैन, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी। इंडिया एंड यूरोप आर गोइंग टू साइन द बिगेस्ट ट्रेड एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी डील एवर। अगले 2 दिन में साइन होने वाली है सर। मोदी जी और जो प्रेसिडेंट है ईयू के और जो उनकी सीईओ हैं वो भी यहां पर आ गई हैं। दे आर द चीफ गेस्ट बाय द वे द रिपब्लिक डे परेड। 27 जनवरी को ये डील साइन होने वाली है। और यूरोपियन यूनियन की जो सीईओ हैं, शी हैज कॉल्ड इट द मदर ऑफ ऑल डील्स। दे हैव सेड दिस मीन्स यूरोप की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर सप्लाई चेन के लिए, एक बार हिंदुस्तान के साथ डील साइन हो गई, then the dependency on China will come down drastically and they are very very happy। और उसके साथ में एक और चीज जो हुई है वो भी सुन लीजिए। यूरोप की जो अमेरिका के साथ डील थी, they have suspended it, कहता भाई नहीं साइन करनी हमने। तो ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप साहब आप जरा अपना रवैया साफ कर दीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। खैर ये तो वो बात हो गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रजापति साहब, एक तो I really admire you, very frankly speaking. I become a fan of yours। मैं आपका फैन हूं बहुत बड़ा। पता नहीं आप हमारे बारे में क्या समझते हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन and I'm sure Dr. Aviral Malik will also agree with me
डॉक्टर मलिक साहब, मैं, संजय द्विवेदी जी, प्रदीप जी, हम लोग बहुत आपके प्रशंसक हैं सर। आप जिस तरीके से प्रजापति समाज के लिए, केवट समाज के लिए, कुर्मी समाज के लिए आप जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं सर, मतलब क्या, मतलब इट्स अमेजिंग रियली एंड ट्रूली। इसके बावजूद कि इतने स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, इतने ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि आपको मालूम है सर कास्ट पॉलिटिक्स कैसे चलती है, आपको मालूम है रिजर्वेशन के ऊपर क्या होता है, उसके बावजूद आप संघर्ष कर रहे हैं सर। यहां तो मारामारी पे नौबत आ जाती है महाराष्ट्र में, 1% इधर से उधर हुआ नहीं, अरे बाबा हालत खराब हो जाती है। वही आई एम श्योर उत्तर प्रदेश में उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी होगी जहां तक मैं समझता हूं, बट स्टिल। लेकिन सर आपको उम्मीद है कि अब हो जाएगा क्या? आफ्टर ऑल डॉक्टर मलिक ने भी कहा है कि भाई जो हमने वादे किए हम पूरे करेंगे। आप बताइए सर, प्रजापति साहब। देखिए, अब्दुल मलिक जी ने 2-3 बातें कही, लेकिन अब्दुल मलिक जी आजकल बड़ा डिफेंस मोड में आ गए हैं। एग्रेसिवनेस अब्दुल मलिक जी की थोड़ी खत्म हो गई है, एग्रेसिवनेस थोड़ी रहनी चाहिए सर। मैं सामने सीधा से सीधा सामने से बॉलर जैसा होता है वैसे ही करना पड़ता है ना। आफ्टर ऑल सुनील गावस्कर भी डिफेंस खेला करते थे बहुत अच्छा, तो वो हमारे सुनील गावस्कर हैं सर, और आप हमारे कर्टली एम्ब्रोज हैं। जब बाउंसर आ रहा हो तो आदमी को डिफेंस करना ही पड़ता ना। आप बोलिए सर प्लीज। मैं 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे करना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ भाई। मैंने एक तो कहा, एक यूजीसी का नया नियम आया है, अब्दुल मलिक जी का क्या व्यू है उसके लिए? उनको क्या मालूम नहीं वो होगा सर। यूजीसी के नए एक्ट के साथ है या नहीं है? एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए अब्दुल मलिक जी, बस उत्तर सीधे सीधे दे दीजिएगा, ठीक है ना? यूजीसी का जो नया एक्ट आया है 2026 का, क्या आप उस यूजीसी के नए एक्ट के साथ हैं या नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने एक डाटा दिया आपको कि 2022-23 का डाटा है ये, कि केंद्रीय जितने भी पद हैं, सेंट्रल के जितने भी पद हैं, का, खा, गा, घा, डा, ABCD, मैंने चारों के आपको बता दिया। ऑन एवरेज बता रहा हूं, ऑन एवरेज ओबीसी के लगभग 55% पद खाली हैं, ओबीसी के लगभग 55% खाली हैं, और एससी के लगभग 40 से 45% पद खाली हैं। क्या ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है ओबीसी और एससी के साथ? दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आपने एक बात कही कि समय लगता है, समय लगता है। मैं मानता हूं हर चीज में समय लगता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस देने के लिए तो भैया 72 घंटे भी नहीं लगे थे, किसी ने मांगा भी नहीं था, कोई आंदोलन भी नहीं हुआ था, कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं हुआ था, और हो गया। दूसरी ओर संजय निषाद ने 2022 में, अब्दुल मलिक जी लखनऊ की रैली याद है आपको? नहीं याद है? मैं याद दिला दूं। 2022 में संजय निषाद जी ने एक रैली की, और उस समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह जी, और अमित शाह जी को उस रैली में बुलाया, और बुलाने के बाद ये अपने कश्यप निषाद समाज को ये कह करके बुलाया कि आज अमित शाह जी घोषणा करके जाएंगे कि अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाएगा। निषाद समाज खुश होकर के आ गया, भोला वाला समाज है, सबकी बातों में आ जाता है। लेकिन अमित शाह जी ने पूरे भाषण में कुछ नहीं बोला। बाद में 2000 कुर्सियां तोड़ी गई थी, 2000, जिसका पेमेंट संजय निषाद जी ने अपने पैसे से किया। और लगातार संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी मोदी जी से भी मिलते हैं, अमित शाह जी से भी मिलते हैं, अब जाकर के वो अपने लड़कों को सेट कराने को मिलते हैं, अपने मंत्रालय को बढ़ाने के लिए मिलते हैं, लेकिन आम जनता में आकर यही कहते हैं कि हमारी एससी का मामला अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। फिर 2018 में योगी जी ने लागू भी कर दिया, अब 18 से 26 आ गई साहब, अब्दुल मलिक जी 8 साल हो गए। कितना और इंतजार करें, कितना और? इन 3 प्रश्नों का सीधे सीधे उत्तर दे दें, बस मैं ये चाहता हूं आज। अब्दुल मलिक साहब प्लीज, फ्लोर इज योर्स सर। जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से प्रजापति जी के सवाल का, तो निश्चित रूप से हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है, बिल्कुल स्पष्ट हमारा मानना है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पिछड़े समाज के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। सर एक छोटा सवाल पूछूं आपसे, माफ कीजिएगा अब्दुल मलिक साहब। सर यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन, सर आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आप लॉयर भी हैं सर, और आप पीएचडी भी हैं। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जीआर इशू हो गया था 2018 में सर,
वो जीआर जो इशू हुआ था, उसको जीआर को इंप्लीमेंट करने में, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है सर, गवर्नमेंट रूलिंग है, उसको इंप्लीमेंट करने में बाधा क्यों आ रही है सर? इतना आप ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंड ना करें। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं सर, ये जो कांग्रेस हारी है आज की तारीख में, जो कांग्रेस का नामो निशान कहीं दिखता नहीं है, वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स की वजह से है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, राजीव गांधी जी ने, नरसिम्हा राव साहब ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जितने ब्यूरोक्रेट्स थे उन पे बहुत विश्वास किया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस का हाल है जो है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, विनती है मेरी, आप इतने जो नौकरशाह हैं इनके ऊपर आप प्लीज, इनको इलेक्शन में वापस नहीं जाना है सर, इनकी नौकरियां सिक्योर हैं, आपकी नहीं है। अब आप बोले डॉक्टर मलिक प्लीज। बिल्कुल निश्चित रूप से, और जहां तक विषय एक तरीके से प्रजापति जी कह रहे थे, तो हम निश्चित ही पिछड़े समाज के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, भविष्य में भी खड़े रहेंगे। और पिछड़े समाज के साथ, दलितों के साथ, पीड़ितों के साथ, वंचितों के साथ किसी रूप में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में तो नहीं होना दिया जाएगा। ये हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बात करी जाए तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो जहां जहां हमारी सरकारें हैं, डंके की चोट पे इस चीज को मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि किसी प्रकार से पिछड़े समाज के साथ, SC ST OBC के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारा संकल्प है सर। आप व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे, खराब करने का काम हमारी पार्टी करेगी। आप व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे, आप जी। व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे या उनके कार्यालय में बात करेंगे कि भाई ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, जिसपे 2018 में GRB इशू हुआ है कश्यप समाज को लेकर के। कश्यप समाज में तो बहुत ही आते हैं, बहुत लोग आते हैं सर। मैं कश्यप गोत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की नहीं, बिल्कुल। मैं इस विषय को जो आप बता रहे हैं, मैं इस विषय को एज इट इज अपने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी को सोमवार या मंगलवार को पूर्ण रूप से इस विषय से अवगत करा दूंगा। कोई दूर वंडरफुल। I want to ask you, डॉक्टर मलिक साहब, अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया, ये कास्ट सेंसस इज अ जुमला। ये कास्ट सेंसस जो हो रहा है जुमला है। जुमला इसलिए है कि कोई भी नो कास्ट कॉलम, देयर इज नो कास्ट कॉलम इन सेंसस नोटिफिकेशन। अखिलेश यादव जी, तो क्या ये जुमला है पूरे ना? हर चीज जो कह रहे हैं कि जुमला है, अब कास्ट सेंसस भी एक जुमला हो गया। हाउ डू यू सी अखिलेश यादव जी रिएक्शन? जी देखिए, जहां तक अखिलेश जी का विषय है, तो अखिलेश जी कोई अपनी राय रख रहे हैं, वो अपनी राय रखें। लेकिन हमारा जहां तक विषय, हमारी पार्टी का जहां तक विषय है, हमारा तो स्पष्ट संकल्प है, SC ST OBC के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और पिछड़ों के साथ अन्याय कांग्रेस के समय में हुआ, दलितों के साथ अन्याय कांग्रेस के कालखंड में हुआ और डंके की चोट पर हुआ। और प्रजापति समाज की बात करते हैं, प्रजापति समाज को भी पिछड़ा रखने का काम कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ। वो सबने स्पष्ट देखा। कांग्रेस की 60 साल केंद्र में सरकार रही, केंद्र में सरकार रहते हुए प्रजापति समाज के भले के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मैं समझता हूं आपकी डिबेट निश्चित रूप से सब देखते हैं देश भर में। कांग्रेस पार्टी कम से कम जवाब दे दे, ऑफिशियली कोई भी उनका व्यक्ति आके ट्वीट कर दे, जवाब दे दे, कहीं रिप्लाई दे दे, तो मैं समझता हूं शायद बेहतर रहेगा। और जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर जाए पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी की, और आपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का विषय का आपने जिक्र किया, तो निश्चित रूप से जहां तक मेरा विषय, मैं तो इस विषय को अवगत कराऊंगा योगी जी को भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन योगी जी पूर्ण रूप से पिछड़े समाज की भलाई में निरंतर लगे रहते हैं, इसमें इसे कोई मना नहीं कर सकता। और योगी जी का जो जीवन है सबके मध्य में है, खुली किताब की तरह एक संत का जीवन है, और कितना खर्चा वो करते हैं वो भी सबके सामने रहता है। वही एक प्रकार से वस्त्र रहते हैं, सादगी भरा जीवन रहता है। और दलित समुदाय के लिए, पिछड़े समुदाय के लिए, वंचित समुदाय के लिए पूरा जीवन उनका समर्पित है, ये भी बिल्कुल सबके सामने। आज ही अखिलेश यादव जी ने फिर आरोप लगा SIR पर। SIR के माध्यम से आपने पूरे PDA को एलिमिनेट कर दिया। जितने आपने एलिमिनेट किया, PDA के अफेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी जब भी बात करते हैं वो बिल्कुल सही बात करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम करते हैं, और उनके निशाने पे होती है कांग्रेस पार्टी, उनका ही गठबंधन का राजनीतिक दल। क्योंकि जब अखिलेश जी संविधान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो निशाना साधते हैं कांग्रेस पार्टी के 1975 के आपातकाल पे, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजने का काम इसी कांग्रेस ने किया था। वो इस आधार पे निश्चित रूप से संविधान की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी बात को मैं समझता हूँ मीडिया
आइडिया को पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की बात करी जाए तो ये भी सबके मध्य में रहा है, इतिहास रहा है कि नेहरू जी की रक्षा नीति, विदेश नीति और चीन के ऊपर जो उनकी पॉलिसी थी, एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी थी, उसका सबसे बड़े विरोधी वही थे। इसलिए वो अपनी राय व्यक्त करते हैं और इमरजेंसी के विषय पे जो उनका दर्द है वो बिल्कुल जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का अपमान हुआ, संविधान का हनन हुआ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, आज भी बहुत से कॉफी क्लब्स में बैठ के शाम के समय में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है वो इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से अपमान करने का काम किया गया, मानव अधिकारों का हनन करने का 1975 में इंदिरा जी की सरकार के द्वारा किया गया, वो भी सब। सर आपने ये बात छेड़ी है तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, बिकॉज आई नो द टाइम इज देयर। आप सबसे मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस पर रिएक्ट करें। सर एक नई फिल्म आई है बॉर्डर पार्ट 2 जी, उसको क्या है कि कुछ 6 या 7 गल्फ के स्टेट से उन्होंने बैन कर दिया एक बार फिर धुरंधर की तरह। और यहां पर बहुत लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, देखिए पहले हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में नहीं बनती थी, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, मतलब मेरी समझ के बाहर है। सर आप फिल्म के ऊपर, अब हम फिल्म जो है बनाएंगे गल्फ में जो स्टेट्स हैं और जो पाकिस्तानी हैं उनसे पूछ के बनाएंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। इसके पहले एक पिक्चर बनी, मेरी फेवरेट फिल्म है सर, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, मेजर शैतान सिंह की कहानी के ऊपर वो आधारित थी। 1962 में जो रेजांगला का जो एक्शन था उस पर आधारित थी। उस पिक्चर का नाम था हकीकत। ये कहा जाता है कि चेतन आनंद को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कोई ऐसी पिक्चर बनाओ जिससे लोगों का मोराल ऊपर हो। हकीकत बनाई गई, आक्रमण बनाई गई, उसके बाद बॉर्डर बनी सनी देओल की, उसके बाद अभी धुरंधर आई है, बाकी इतनी वॉर फिल्म्स आई हैं। हमारे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। सर ये क्या है? क्या हॉलीवुड की पिक्चर बनी द लॉन्गेस्ट डे, बैटल ऑफ ब्रिटेन, द डर्टी डजन, द गन्स ऑफ नेवरॉन, टॉप गन, जहां पर यह दिखाया गया है कि कुछ अमेरिकी सैनिकों ने जाकर के पूरी की पूरी जो जर्मन वॉर मशीन थी उसको नष्ट कर दिया, ईरान को नष्ट कर दिया, वो सब ठीक है, उसकी बड़ी तारीफ होती है। हिंदुस्तान में अगर बन जाए तो हमें क्या पाकिस्तान से पूछ करके फिल्म बनानी पड़ेगी? आप बताएं सर। अविरल मलिक जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक पाकिस्तान का विषय है और आपने गल्फ कंट्रीज की बात की तो मैं समझता हूं ये एकदम स्पष्ट है। जहां तक देशभक्ति का सवाल है तो निश्चित रूप से देशभक्ति की अगर बात करी जाए तो हम सब देशभक्त हैं और देशभक्ति की जितनी पिक्चर्स हैं वो निश्चित रूप से बननी चाहिए, फिल्में बननी चाहिए और प्रमोट की जानी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए। जो भी देशभक्ति पे फिल्म बनती है उसे प्रमोट किया जाना बहुत आवश्यक है और निश्चित रूप से जितनी देशभक्ति के ऊपर आधार पर बनने वाली मूवीज हैं उनका प्रचार प्रसार होना भी अनिवार्य है और हर देशभक्त को देखना भी चाहिए, ये भी अनिवार्य है। और कौन क्या कहता है, बाहर के लोग क्या कहते हैं वो कहते रहे। सर बाहर के लोगों को छोड़ो, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। जो हम कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग हमारा अधिकार है, क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? राकेश प्रजापति जी जरा आप भी बता दें इस पर रोशनी डाल दें। आप ही के चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन है, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो बॉर्डर 2 को अपोज क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया सर? शायद आपको ना मालूम हो, दिस इज सैड। मैंने राजीव जी मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है, देखने के बाद ही मैं इस पर प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। मैंने अभी क्यों उस पर किया जा रहा है तो मैं इसमें प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। द्विवेदी जी, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन बाला साहब ठाकरे जी के बहुत अजीज दिल के करीब वाला इशू था। राम मंदिर बाला साहब ठाकरे जी के एकदम जिगर यानी एकदम दिल में बसा हुआ सब्जेक्ट था। मोदी जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने कहा वो काम मोदी जी ने पूरे किए और आप आज उन्हीं लोग के खिलाफ आप खड़े हो जो अपोज करते थे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन राम मंदिर के खिलाफ। तो ये किस प्रकार से आप लोगों को, बिकॉज आपने जो भी आइडियोलॉजी थीम लोगों को सेल करना चाहा आप हार गए और एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को लेकर आगे जो बढ़ रहे हैं उन्होंने देखकर सब जगह सक्सेस पूरे महाराष्ट्र में इस चुनाव में सक्सेसफुल रहे। देवेश जी क्या जो आरोप है कि हाँ बोलिए प्रदीप जी। हाँ मायावती से गठबंधन बीजेपी का क्यों नहीं हो रहा है? पीडीपी से गठबंधन क्यों नहीं हो रहा है? हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन क्यों नहीं हो रहा है? नीतीश कुमार का डीएनए टेस्ट करा रहे थे, रोज जा रहे, गठबंधन चल रहा है। तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद है बहुत। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो क्या हमारी तानाशाही है? हमारे देश की क्या वो है कि अगर उनकी बात नहीं मानेंगे
तो हम कोई चीज कर ही नहीं रहती। 70 धारा खत्म की, ठीक खत्म की। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, राम मंदिर की बात क्यों करते हैं? 12 साहब कहते थे हमें किसी जाति पात का मुझे विरोध नहीं है, साबिर शेख उनके बगल में बैठे थे, अब देख लीजिएगा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा मैं किसी भी जात का विरोध नहीं करता हूँ, मैं उस व्यक्ति का विरोध करता हूँ जो राष्ट्र विरोधी बातें करता है। और 12 साहब को अगर भारत रत्न देने की बात है तो भारत रत्न क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और महाराज जब चुनाव आता है तो वीर सावरकर की रोज बात होती है, वीर सावरकर वीर सावरकर वीर सावरकर के हम अनुयायी हैं, वीर सावरकर हम, और भारत रत्न उनको दिया जा रहा है। देखिए बात ये है, बहुत स्पष्ट हम बता दें आपसे, भारतीय जनता पार्टी का एक मत संकल्प है, चाहे पैसा कमाना, 10,000 करोड़ रुपए अपने फंड में लाना, 50,000 करोड़ अपने फंड में लाना, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लेना, 2,000 करोड़ का अपना ऑफिस बनवाना। इसमें 50 कमरे जो ऐसे हैं जो मुझे मालूम, मैं तो भैया गया नहीं हूँ, छोटा आदमी हूँ, से भी 4 होटल वाली इसमें सुविधाएं हैं। 20-30 करोड़ रुपए के जिला कार्यालय, 1,000 कार्यालय बन गए। ऐसी कौन सी पार्टी मुझे बता दीजिए आप इस देश में है? सबसे पुरानी कांग्रेस है। कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यालय देख लीजिए, जिला कार्यालय देख लीजिए, या और चीजें देख लीजिए, और कितना फंड में ये देख लीजिए। आप अगर आपने गलती करी ना सर, फंड में है तो इसके मतलब ये फंड किसी ने मजबूरी में दिया होगा, और पूरे देश के व्यापारियों से आपने लिया होगा, कि किसी ने ऐसे नहीं दिया होगा आपको, ये पूरे व्यापारियों ने आपको दिया होगा, और उन व्यापारियों से आपने पैसा लिया होगा, चाहे वो मांस बेचने वाले हो, चाहे गाय का मांस बेचने वाले, ये तो आप पहले भी बोल चुके हैं सर। सो व्हाट, उन्होंने आपको पैसा दिया सर लीगल काम कर रहे हैं लेके। अगर आप बैठे हुए हैं और देश में आप भी करिए। बेरोजगारी पे आपका ध्यान नहीं, आप मतलब हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। अब 45 लाख नौकरी का वो लेके आए वहां से, तो सब कहने वाली बात है ना कि 2 करोड़ रुपए पर ईयर की बात हुई थी, तो क्या 2 करोड़ रुपए? सर राज ठाकरे जी एक सवाल पूछा करते थे, वो ये पूछा करते थे 1 महीने पहले तक, वो ये पूछा करते थे कि उद्धव ठाकरे जी का जो पूरा परिवार है उनकी इनकम कहां से आती है। ये बार बार उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा है, मैंने उनका कोई 6 बार इंटरव्यू किया, 6 बार। मैं आपसे बोल रहा, उद्धव ठाकरे जी के बारे में पूछते थे बीजेपी बहुत बुराई सर, चुनाव के बारे में नहीं, चुनाव के बारे में नहीं, उसके पहले जब वो छोड़ के गए। राजनीतिक दल में चाहे ना शिंदे हो चाहे कोई हो सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आप बात कर रहे हैं ना तो आप भी करिए, किसने रोका है? ज्यादा उद्धव ठाकरे जी का सवाल है। हम कहाँ किसी की बात चले गए? सर आप 30 साल आप बीएमसी में थे, तो उनको उद्धव जी ने बता दिया होगा। सर 95 to 99 आपकी सरकार थी। संजय द्विवेदी जी प्लीज बी फेयर, माय पॉइंट इज दिस। सर तो फाइल अ कंप्लेंट, सही मानते हैं तो फाइल अ कंप्लेंट। मैं आपकी बात मानूंगा। क्या 10,000 करोड़ उसमें है और इलेक्टोरल बॉन्ड में खरबों रुपए हैं, तो ये सही है क्या इस देश? तो 1,000 करोड़ जो कांग्रेस के पास आए वो सही है क्या? वो भी गलत है, वापस दे दो। मैं आप मानते हो ना, क्या शिवसेना को एक भी पैसा नहीं मिला? मैं आपसे पूछ रहा हूं, शिवसेना को जो 272 करोड़ मिले वापस दे दीजिए। समय खाते सील कर दिए गए थे सर, तो वापस दे दीजिए, तो वापस दे दीजिए। सील क्यों किए गए थे भाई? मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारा कोई 10,000 करोड़ रुपए नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए आएगा, आप छोटी पार्टी है सर, आप छोटी पार्टी है। 10,000 करोड़ रुपए है, क्यों इतना पैसा है भाई? ये तो व्यापारियों से दिया गया पैसा है सर, फाइल अ कंप्लेंट। ये तो पूरे देश के व्यापारियों से दिया पैसा है। इसको अगर आप कह रहे हैं जायज ठहरा, मैं एक चीज बोलता हूं सर, पॉलिटिक्स में जायज क्या होता है, नाजायज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अब सारी खत्म हो चुकी है। आप उस वक्त बीजेपी के साथ थे सर, बीजेपी के साथ आप थे। 2,000 द्विवेदी जी सिर्फ अगर आप बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी ऑन द सो कॉल्ड 2G स्कैम। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त आदरणीय सम्माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के ना जाने कितने नेताओं ने ना जाने कितनी बार कहा 1,73,000 करोड़ का स्कैम, 1,73,000 करोड़ का स्कैम। यहां पर शिवसेना ने भी कहा, उस वक्त तो यूनाइटेड थी सर। वेयर इज दैट 1,73,000 करोड़? संजय द्विवेदी जी, क्या हुआ सर? फोन कट गया? अभी आ रही आवाज?
अभी आ रही है आवाज सर? सर आवाज आ रही? सॉरी, हमारा ब्लूटूथ गड़बड़ हो गया सर। सर अभी आवाज आ रही है कि नहीं? यूट्यूब में आप दिख रहे हैं? अरे आप दिख रहे हैं? दूसरा लगा लूं। सर आप तो साथ में थे, आप तो साथ में थे ना इतने सालों से। हाउ कैन यू क्रिटिसाइज द बीजेपी नाउ? इन एनी इवेंट वो सर वो अलग इशू है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए जी। संजय द्विवेदी जी कुछ कह रहे थे आप, आपको आवाज आ रही है सर? I think we've lost him. Right, gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure talking to all of you. So nice of you. Har Har Mahadev. Namaskar. Namaskar. Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. Dr. Prajapati, I hope you succeed, sir. And Dr. Aviral Malik, we will keep asking you. हम आपसे पूछते रहेंगे सर कि आपने डॉक्टर प्रजापति का जो सवाल है वो आपने आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. Namaskar. Namaskar. Thank you so much. राइट. सो प्रदीप जी, एज फार एज मुंबई इज कंसर्न, ये तो बात हो गई पूरे देश की वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जहां तक कि मुंबई का सवाल है वो क्या नाम है, सहर यूनुस शेख और किरण सोमैया साहब ने उनकी शायद कंप्लेंट करी थी. यस यस यस. तो उन्होंने माफी भी मांग ली. उन्होंने कहा कि भाई मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं, मेरा ये कोई कम्युनल इंटेंशन नहीं था. उन्होंने कहा था अगर आज मेरा झंडा अगर भगवा होता तो मैं बोलती कि पूरे मुबरा को भगवाकरण कर दो, भगवा कर दो. ऐसी क्या बात है, उसमें क्या है, ऐसा उन्होंने बोला है. और अपने इम्तियाज जलील साहब जो हैं वो कहते हैं कि आई स्टैंड बाय हर टोटली, हम तो बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, ऐसा उन्होंने बोला. और जहां तक हरा होने का सवाल है, हम तो पूरे महाराष्ट्र को हरा करने वाले हैं, ऐसा बोला उन्होंने. और नितेश राणे साहब ने कुछ बोला है उनके बारे में, वो क्या नाम है उनका, नवनीत राणा जी ने कुछ बोला है. The rise of AIMIM is something that you need to research on. It's huge. Because जिस प्रकार से वो धीरे-धीरे, पहले नामो निशान नहीं था, ओवैसी जी यहाँ पर आए भी नहीं थे और अचानक सीट जीतने लगे. that is the you can sum it up, because I don't think he has visited so many areas. He is not. इतने अलग-अलग क्षेत्र में जाके MIM is won. That is surprising. And why is the Muslim community opting for MIM? Actually, they did it even earlier. If you remember, there were lots and lots of Congress MLAs who used to complain that they had lost long time ago, and even in the corporation in 2017. And later on in the assembly also, in fact, once, if I remember correctly, our old friend Amin Patel had also lost to one AIMIM candidate, and that, of course, the rise of AIMIM has been because AIMIM is now targeting all the voters of the Samajwadi Party, and soon they will target all the voters of the Congress Party. Congress के काफी minority voters हैं. I think AIMIM will target them also. All the Muslim-dominated areas in Mumbai, there is a threat that MIM may, take over the entire place. The way they are going, and there seem to be a lot of interest among the youth, where the Muslims are concerned, to align with OAC and MIM. So that seems to be a new culture among the Muslim. और दूसरी चीज क्या है कि जब the से youth are totally with ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मोदी जी ने बाहर भेजा एंड ही लेड अ डेलीगेशन, और जो उन्होंने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करी, वो सर काबिल तारीफ है, मानना पड़ेगा. एज ए रिजल्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम हिज फैंस कि भाई ये कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं, कोई मतलब जो इनके खिलाफ बोला जाता था देश विरोधी बात करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है. और जो भी उन्होंने बात करी है बिल्कुल संविधान के तहत बात करी है. अभी आज तक मैंने कभी ओवैसी साहब को गैर कानूनी बात करते हुए कभी नहीं देखा, वेरी फ्रैंकली. इनके भाई की बात अलग है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, he has always spoken within the limits of the imposed by the constitution. He has never gone beyond that because he is a lawyer himself. The Congress has 350 odd corporators in Maharashtra. Ji. OAC has 125. Which is amazing. Look at that. Just look at that. 1/3, sir, 1/3, which is fantastic. More than 1/3 in fact of the Congress. So मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द परिषद में और बाकी हर जगह पे ओवैसी साहब अपना वर्चस्व बना लेंगे, लग रहा है ऐसे. जैसे आफ्टर ऑल इम्तियाज जलील, if you remember, he had won as an MP, लोकसभा के MP बने थे सर. Yes, yes. Used to be a journalist with NDTV, if I remember. और बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हुआ करते थे. And today, of course, he's there. That's it. And now, of course, he's adopted all the trappings of an AIMIM leader. Yes. अपनी दाढ़ी भी उन्होंने वैसी बढ़ा ली है, टोपी भी पहनते हैं, बाकी सब चीजें पहनते हैं. मतलब मेरा ये कहना है कि भाई देखिए, why does a Muslim leader always have to come with the trappings of
a qazi or an imam. You don't need to be. After all, if you look at Erdogan, I've never seen President Erdogan wear a topi or that kind of stuff. He's always in a suit. So is the president of Azerbaijan. So is everybody else. Most Islamic nations, I mean. So why do you have to wear all this? I think it is possibly to reinforce your own identity to various people. But then I should be the last guy to say it, because even I appear over here with Rudraksh malas and with a tika on my forehead. Why not? I mean, it's a free country. ऐसी क्या बात है? But I'm very impressed with the way the AIMIM has worked. AIMIM ने जिस तरीके से काम किया बहुत impressive है. उसमें कोई दो राय नहीं है. Right? And I think these guys have to be watched. They will really and truly they will work and work and work, because मेहनती बहुत हैं ये लोग. इसमें कोई दो राय नहीं है. प्रदीप जी. They are working very hard and they are doing very well. Congress will have to find out, because all the votes falling for MIM will make the Congress more weaker. So you got the assured voters of the Congress. They are moving away from them. सर सिर्फ 24 सीटें. It's a matter of concern. आज की तारीख में क्या हुआ है कि वर्षाताई गायकवाड़ और उनकी जो लॉबी है, उन्होंने कन्विंस कर दिया है हाई कमांड को कि भाई हम लोग हारे नहीं, एक्चुअली हम लोग जीते हैं. इसके बावजूद कि हमारे खिलाफ ये हुआ ऐसा इलेक्शन, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली हैं. सो आई एम नॉट श्योर where the Congress is going. Rightfully speaking, I thought that everybody would get up and say, hey, listen, we need a change in leadership. यहाँ किसी और को लेके आइए. But Rahul Gandhi and everybody else, they seem to want to go along with Varshatai Gaikwad. और जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो असुद्दीन ओवैसी हैं, वर्षाताई गायकवाड़ नहीं है वो. Not to be mistaken one for the other, but all the same. But फिलहाल I really like that girl, that Seher Sheikh. जो भी बोलती है. And she became viral. I think she got God knows how many views on the internet. जब उसने बोला कैसा हराया और जोर से हंसी जो. No, but it's sad to see they're targeting Jitendra Award. I mean, that's not the way Sharad Pawar Bundy's worked for them for such a long time. Sharad Pawar group has protested, I mean, objected to the way things are happening where Mumra is concerned, just because she was not given a ticket. इस प्रकार से विद्रोह हुआ. She won it, there's no doubt about it, she won it. But whatever politics happen, you can't take on Jitendra Award the way they are doing. हम एंट्री बैन करेंगे, मुंब्रा में घुसने नहीं देंगे. I don't think who authorized who can ban anybody's entry. वो सब छोड़िए क्या है. In the meantime, we did not wish our viewers in China because we were slightly late. So, ni hao to all our viewers in China. Konnichiwa to all our viewers in Japan. Pradeep ji. Abanyako jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें. सब्सक्राइब टू द चैनल. When you click to that icon, subscribe. You subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. और एक बार फिर गुप्त नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और सोमवार को 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है. इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक. आप सब लोगों को बेस्ट विशेस ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. And the chief guests, as you know, are the EU President and the Secretary and CEO. And we're going to be signing what they call, not us, what they call the mother of all deals, which is fantastic. तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कि अभी जो भारत जो ग्रो कर रहा है 7.3% पे, IMF has revised its estimates upwards. मुझे लग रहा है we might go up to 9.5%. क्योंकि जैसे आपने कल शो में डिस्कस किया, मैं तो नहीं था, कि ट्रम्प साहब ने भी कह दिया कि भाई अभी क्योंकि आप रूस से आप तेल नहीं खरीद रहे, तो वो जो 25% जो लग रही है क्या है वो पेनल्टी, वो भी चली जाएगी. सो एनीवे, बट वी हैव बॉट द डील फॉर द Sukhoi 57E has been signed, and the new deal for 150 new Rafales has also been signed. So we'll have 115 more Rafales for the Air Force, and we'll be manufacturing the Sukhoi 57E, arguably the best 5th generation fighter in the world today, very, very soon. So good news all around. Fantastic. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप नाम्यार जी यानी प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय हिंद. जय हिंद.